आज क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, यानी आपका अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम। अमीनो अम्ल आप ये जानते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। कभी कभी किताबों में किसी की आपको 23 प्रकार के भी मिलते हैं, उल्लेख है। तो सर्वप्रथम हम अमीनो अम्ल हैं, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत अमीनो अम्ल को डिस्कस कर रहे हैं। तो बात उठती है कि संरचना की दृष्टि से अमीनो अम्ल क्या होते हैं। संरचना की दृष्टि से अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो जो अमीनो अम्ल हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के एमिनो व्युत्पन्न होते हैं। अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों के NH2 यानी एमिनो समूह है। अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के एमिने व्युत्पन्न होते हैं। इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर हम एक लें एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, एथेनोइक अम्ल एसिटिक एसिड अगर इसकी हम संरचना बनाएं तो इसमें एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन हैं और आपका COOH समूह है। इसके किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अमीनो समूह से NH2 समूह से, तो यह हमको हो जाता है CH2, जो कि 2 कार्बन हो गए, और NH2 COOH। यह एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। इस अमीनो अम्ल को हम लोग ग्लाइसिन अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ऐसे किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को किसी अमीनो समूह से हम लोग व्युत्पन्न कर देते हैं, तो हमको कोई अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। तो अमीनो अम्लों में जैसे एक हमने अम्ल दिखा कि CH2 NH2 COOH, एक ग्लाइसिन। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। और अमीनो अम्ल जो होते हैं, यही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हजारों लाखों प्रकार की प्रोटीनों का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। वो निर्माण कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स A से लेकर के Z तक 26 अल्फ़ाबेट मिलकर के न जाने इंग्लिश के कितने हजारों लाखों वर्ड्स का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। वैसे ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं एक सीक्वेंस में जोड़ करके लाखों हजारों प्रकार की प्रोटीन का क्या कर देते हैं,
निर्माण करते थे। तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें से जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं वो आपके इसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं। यानी जो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, इसमें से जो है आपके 10 क्या है, इसेंशियल है, इसेंशियल है, ठीक है। और जो 10 अमीनो एसिड हैं वो नॉन इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल। जो यह 10 अमीनो अम्ल इसेंशियल हैं, ये शरीर की वृद्धि, विकास, टूटे फूटे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन 10 प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग किसी स्रोत, चाहे वह एनिमल सोर्स हो चाहे वह वेजिटेबल सोर्स हो, उस पर हम लोग क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अब बताया गया कि अमीनो अम्लों के एक सीक्वेंस में, यानी कई अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा, कई अमीनो अम्ल पेप्टाइड्स बंधों द्वारा आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन क्या है, उसका बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या, प्रोटीन जो है उच्च अणुभार के, उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन की क्या है डिफिनीशन है कि प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यानी प्रोटीनों में एक एलिमेंट जो है नाइट्रोजन कंपल्सरी रूप से, अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। वैसे आपके प्रोटीन जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ में फास्फोरस, कुछ में आयरन भी होते हैं। यानी प्रोटीनों में जो मुख्य रूप से तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और आयरन तत्व होते हैं। प्रोटीन जो आपके भोजन के मुख्य रूप से जो 3 अवयव हैं, आपके जो अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं और प्रोटीन है। तो आपके भोजन का या आहार का प्रोटीन एक क्या है, अनिवार्य कंपोनेंट है। ये प्रोटीन जो मुख्य रूप से कि सभी कोशिकाओं, चाहे वह जंतु कोशिका हो या फिर पौधों की कोशिका हो, प्रोटीन सभी जंतुओं की कोशिका या पौधों की कोशिका के जीव द्रव्य के मुख्य घटक होते हैं। जीव द्रव्य यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म के मुख्य घटक होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के मुख्य घटक होते हैं। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था मुल्डर। मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार के क्या है, कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीनों की जो साइज होती है
वो कम से कम आपके 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होती है। इनकी यानी जो साइज है प्रोटीनों की वो 50 एंगस्ट्रॉम या इससे एबव भी हो सकती है। और उनके जो अणुभार होते हैं प्रोटीनों के जो अणुभार हैं 1000 से लेकर के लाखों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी होते हैं। 60 लाख तक भी प्रोटीन के आपके अणुभार हो सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है यह 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के मिलने से बनते हैं। यूं कहें कि जो प्रोटीन है या प्रोटीनों का जो मुख्य स्रोत है, वो जो स्रोत है 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक एनिमल सोर्स है और एक वेजिटेबल सोर्स है। एनिमल सोर्स हैं और आपके वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में से हम लोग देखते हैं कि अंडा हो गया, मांस हो गई, मछली हो गई, पनीर हो गए, दूध हो गया, ये सब आपके एनिमल स्रोत हैं, जंतु स्रोत हैं। जो वेजिटेबल स्रोत है उसके अंतर्गत हम लोगों के बीन्स हो गए। बीन्स का मतलब फली हो गया, दालें, इसको हम लोग बीन्स कहते हैं, दाल कहते हैं, फली कहते हैं। और जैसे मूंगफली है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। सोयाबीन में अगर हम वेजिटेबल सोर्स की बात करते हैं तो सोयाबीन में मैक्सिमम सबसे अधिक 43% आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये स्रोत की बात होती है। अब प्रोटीन्स का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व है। तो प्रोटीन पहला चीज अगर हम कहें कि यह बॉडी रिपेयर एंड बॉडी बिल्डर, यानी प्रोटीन करता क्या है कि आपकी शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतक कोशिकाएं, टूटी फूटी कोशिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी क्या करता है? मरम्मत करता है और नए कोशिकों के वृद्धि, विकास, निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। दूसरा चीज जो प्रोटीन है, क्योंकि हम लोग भोजन में मुख्य रूप से जो हमारे अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, अगर इनकी बॉडी में हमारी कमी हो जाती है किसी कारण से तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अभाव में कोशिकाएं प्रोटीन को ऊर्जा के लिए क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के अभाव में ऊर्जा के लिए क्या उपयोग करती हैं? प्रोटीन का उपयोग करती हैं। तीसरा चीज कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं आपके डीएनए, आरएनए, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो भी आपके प्रोटीन्स ही होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। चौथी बात करें कि जो प्रोटीन होते हैं या जो एंटीबॉडीज होती हैं वो केमिकल, उनका नेचर प्रोटीन ही होता है।
जो एंटीबॉडीज हैं उनका जो केमिकल नेचर है वो क्या है, प्रोटीन है। कई प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो कई जीवित रासायनिक अभिक्रियाओं या जिसे हम लोग बायोजियो केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी सजीव में होने वाली क्रियाएं जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, जल अपघटन है, ये सब क्रियाओं में प्रोटीन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगली चीज, तो अभी हम लोगों ने प्रोटीन में क्या देखा, प्रोटीन बनते कैसे हैं, उसकी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। अब एक इसमें टर्म आता है प्रोटीनों का विकृतीयकरण, प्रोटीनों का विकृतीयकरण। प्रोटीनों का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, विकृतीकरण, विकृत यानी बिगड़ना। किसी भी प्रोटीन के जलीय विलयन को, किसी भी प्रोटीन के जलीय विलयन को हम लोग अम्ल, क्षार, कोई लवण, अम्ल ले सकते हैं, क्षार ले सकते हैं, लवण ले सकते हैं या फिर गर्म कर सकते हैं। यानी प्रोटीनों के जलीय विलयन को या प्रोटीन को गर्म करने पर, अम्ल मिलाने पर, क्षार मिलाने पर या फिर लवण मिलाने पर प्रोटीन की संरचना जो होती है वो बदल जाती है, यानी उसकी संरचना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम लोग प्रोटीनों का क्या करते हैं, विकृतीकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम दूध ले लें, दूध में चाहे कोई अम्ल मिला दें, चाहे कोई क्षार मिला दें, चाहे कोई लवण मिला दें, स्टार्टिक अम्ल आता है दूध को फाड़ने के लिए, यानी दूध से पनीर बनाने के लिए। तो जो दूध फट जाता है यानी उसमें प्रोटीन क्या करती हैं, एक दूसरे से या अमीनो अम्ल एक दूसरे से काबुलेट हो जाती है, यानी उसकी संरचना क्या होती है, बदल जाती है। तो इससे प्रोटीनों का हम लोग क्या करते हैं, विकृतीकरण। जैसे आपका अंडा है, अंडा प्रोटीन है, उसको अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए, पानी में डाल करके उबाल दीजिए, तो उसकी प्रोटीन्स जो होती हैं एक दूसरे से क्या करती हैं, चिपक जाती हैं। इससे हम लोग प्रोटीनों का विकृतीकरण करते हैं। प्रोटीनों का विकृतीकरण जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय, यानी प्रोटीन अगर दूध से हमारा पनीर बन गया है, छेना बन गया है, तो उसको हम लोग पुनः किसी भी तरीके से दूध में नहीं बदल सकते। तो यह क्या है, प्रोटीनों का विकृतीकरण। वैसे कभी कभी आप सुनते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी किसी तरह से जल गई, तो जले हुए जो जख्म होते हैं, घाव होते हैं, वो जल्दी ठीक आपके नहीं होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो प्रोटीनें होती हैं उसमें विकृति आ जाती है, विकृतीकरण हो जाती है। अगर ह्यूमन बॉडी 50% से या 30-40% से ऊपर भी जल जाती है तो उस केस में व्यक्ति का सर्वाइव करना बड़ा कठिन काम होता है। तो अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीनों का विकृतीकरण, प्रोटीनों का हमारे बॉडी में क्या योगदान है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंजाइम के भी बारे में कि आपके एंजाइम क्या है। एंजाइम
एंजाइम ये भी आपके उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम भी आपका उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी प्रोटीन ही होते हैं। अगर हम यूँ कहें कि सभी एंजाइम का जो नेचर होता है वह प्रोटीन होता है, यानी जितने भी एंजाइम हैं सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम है यह शरीर की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। एंजाइम शरीर की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और अनेक जीव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम क्या है? उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं। यह शरीर की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और अनेक जीव रासायनिक यानी जियोकेमिकल रिएक्शन यानी सजीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, तमाम प्रकार की जल अपघटन, प्रकाश संश्लेषण जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी उसकी रासायनिक अभिक्रिया को चाहे बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं। तो एंजाइम का जो नेचर होता है वो ऑलवेज क्या होता है? प्रोटीन। आपके हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स भी हो सकते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स मिनरल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वह ऑलवेज, एक शब्द आता है ऑलवेज, यानी ऑलवेज ये हमेशा क्या होंगे? आपके प्रोटीन ही होंगे। एंजाइम जीव रासायनिक अभिक्रिया यानी जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, जीवन की जो क्रियाएं जिसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि सजीव क्या है निर्जीव क्या है, दोनों के बीच में जो अंतर होते हैं उन क्रियाओं के लिए ये क्या है? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ जो एंजाइम है, जैसे एक एंजाइम आप लोग परिचित हैं कि जैसे इन्वर्टेज, जैसे अगर हम ले लें सुक्रोज C12H22O11, ये आपका सुक्रोज एंजाइम है H2। यहाँ पर हम जो एंजाइम लें इन्वर्टेज, इसको क्या करेगा? वह सुक्रोज को C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक है आपका ग्लूकोज, दूसरा है आपका फ्रक्टोज। यानी जो इन्वर्टेज एंजाइम है सुक्रोज, शुगर के गन्ने की शर्करा या अन्य शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है, जल अपघटन। एक एंजाइम ईस्ट में पाया जाता है जिसे हम लोग जाइमेज करते हैं। अगर हम ले लें चाहे ग्लूकोज ले लें या फ्रक्टोज ले लें C6H12O6, या एंजाइम ले लें हम लोग जाइमेज, और यह आपका चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, तो इसको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है C2H5OH प्लस CO2। कितने कार्बन है? 6, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 6 हो गया।
यह ईस्ट में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो फर्मेंटेशन की क्रिया यानी किण्वन की क्रिया को क्या देता है, अंजाम देता है। तो अनेक जैव रासायनिक प्रकोपों में जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक का क्या करते हैं, काम करते हैं। एंजाइम भी उत्प्रेरक की तरह, इसकी भी विशेषताएं जो होती हैं उत्प्रेरक की ही तरह होती हैं, पर्टिकुलर एक पीएच पर ही काम करते हैं। तो प्रत्येक एंजाइम का एक क्या होता है, पीएच रेंज होता है, उसी पीएच पर ये क्या करते हैं, सक्रिय रहते हैं। अधिक टेम्परेचर अगर दे दें हम, हाई टेम्परेचर कर दें तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचुरल हो जाते हैं, और कम टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय फॉर्म में रहते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। लेकिन अधिक टेम्परेचर से एंजाइम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम की क्रिया भी क्या होती है, प्रोटीन की तरह या उत्प्रेरक की तरह स्पेसिफिक होती है। एंजाइम की क्रिया भी आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब है कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर हम कहें कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में जो एंजाइम है वो क्या है, आपके एंजाइमेज। तो यहाँ पर अगर हम इन्वर्टेज एंजाइम को रख दें तो यह ग्लूकोज एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगी नहीं। तो एंजाइम की क्या होती है, क्रिया भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एंजाइम का पर्टिकुलर काम करने का एक क्या है, पीएच है। अगर पीएच उस पर एंजाइम सक्रिय होता है अम्लीय माध्यम में, अगर वहाँ का पीएच बढ़ा दें, क्षारीय माध्यम कर दिया जाए तो एंजाइम वहाँ पे कार्य नहीं करेगा। एंजाइम हाई टेम्परेचर पर, जैसे कि हमने बताया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कम टेम्परेचर पर एंजाइम नष्ट नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। अगर उनको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, एंजाइमों का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है 25 से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो इसी टेम्परेचर पर एंजाइम क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंतर्गत अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स और एंजाइम को वेरीफाई किया। थैंक यू।